नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर पंकज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू शुभांगी। तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसंस ऐसी बीमारी है जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है और इसको लेके कई सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर पंकज से। तो डॉक्टर पंकज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पार्किंसंस क्या है और ये क्या आम बीमारी है? शुभांगी, पार्किंसंस एक बीमारी है जिसको लगभग 1850 में हम लोगों ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया। पार्किंसंस एक डॉक्टर था जिसका पूरा नाम जेम्स पार्किंसंस था। उसने रास्ते में चलते हुए कुछ आदमियों को देखा, कुछ लक्षणों को देखा और उसने उनका ग्रुप बनाकर उसके बारे में पब्लिश किया और इन सारे लक्षणों के बेस पे इस बीमारी को हम पार्किंसंस डिजीज़ कहने लग गए। पार्किंसंस डिजीज़ एक बीमारी है जिसमें कई सारे लक्षणों को मिलाकर हम उसको बोलते हैं कि शायद इसको पार्किंसंस हुआ है। ये लक्षण जो हैं वो है शरीर का अकड़ापन होना, हमारे हाथ और पैर हमें टाइट लगते हैं। दूसरा है ट्रेमर्स, मतलब हमारे हाथों का या पैरों का या चेहरे का हिलना। और तीसरी चीज़ है हर काम स्लो होना, जिसको इंग्लिश में हम ब्रैडिकाइनेसिया बोलते हैं। मतलब पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगेगा, डाइनिंग रूम से किचन में जाने में समय लगेगा, बाथरूम नहाने में टाइम लगेगा, उसको खाना में जितना टाइम लगता है उसमें ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। तो ये 3 सिम्टम्स जिसमें ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रेमर्स होते हैं। और जो चौथा है जो एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज़ में होता है कि आदमी जो है वो अपना पोस्चर संभाल नहीं पाता है, गिरने की संभावना हो जाती है। उठने से जब वो उठेगा तो हो सकता है गिर जाए, अगर वो चलते चलते उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो गिर जाए। तो इसको बोलते हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो ये 4 सिम्टम्स को मिलाकर हम बोलते हैं कि पेशेंट को पार्किंसोनिज्म हुआ है। और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का पार्किंसोनिज्म है, एक उनमें से जो ट्रीटेबल फॉर्म है उसको हम पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं। तो ये एक आम बीमारी नहीं है। लगभग 3 से 5 लोग, हर 1000 में 3 से 5 लोगों को ये बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें पार्किंसंस रोग और पार्किंसोनिज्म, जिसके बारे में आपने भी बात कही, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि दोनों में अंतर क्या है? जी, सो पार्किंसंस रोग या पार्किंसंस डिजीज़, इसको हम इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं। ये एक ऐसा वेरिएंट है बेसिकली पार्किंसोनिज्म कई सिम्टम्स को मिला के पार्किंसोनिज्म हो जाता है। अब ये पार्किंसोनिज्म के लक्षण हमें पार्किंसंस डिजीज़ में दिखते हैं। और ये अब मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ। ये एक एज के साथ आने वाली डिजीज़ है जो कि लगभग 45-50 से शुरू होती है। और इस डिजीज़ में हमारे ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं डोपामीन, इसकी कमी की वजह से होता है। ये यूजुअली एसिमेट्रिक शुरू होता है, मतलब हमको सिम्टम्स ज़्यादा लेफ़्ट हैंड में लगेंगे, जैसे एक हाथ में ट्रेमर्स का आना शुरू होगा और जब वो चलेगा तो उसका एक हाथ एक साइड जो होगा वो कम मूव कर रहा होगा। तो इसको बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसंस रोग, जिसका इलाज संभव है और इजीली अवेलेबल है, जिसमें हम एक दवाई देते हैं जिससे कि हाथों पैरों का लचीलापन बढ़ जाता है, मूवमेंट्स बेटर होने लगते हैं, ट्रेमर्स कम हो जाते हैं और ओवरऑल पेशेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन उसके कुछ और टाइप्स हैं। पार्किंसोनिज्म के जो 4 लक्षण मैंने आपको बताया, ये किसी और कारणों की वजह से भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो डॉक्टर पंकज, पार्किंसंस रोग और कंपन क्या एक ही बीमारी के दो अलग अलग हैं, मतलब या ये एक ही बीमारी के पार्ट हैं या दो अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि पार्किंसंस, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सबसे पहला अगर शुरुआती लक्षण की बात की जाए तो कहते हैं कि कंपन होना। तो क्या कंपन होना एक बीमारी है या उसको पार्किंसंस रोग ही कहा जाएगा? जी, सो कंपन के कारण कई हैं। अगर सारे कंपन जो हैं वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो कंपन का है वो है जेनेटिक कारण या हेरिडिटरी कारण, जिसमें आनुवांशिकता की वजह से हमको कुछ ट्रेमर्स की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सिंपल बीमारी है और ये ट्रेमर्स ही रह जाता है। ये जो कंपन है आनुवांशिक कारणों की वजह से जो आया हुआ है, ये सिर्फ ट्रेमर्स पे ही रुक जाएगा। मतलब
हमको जो दूसरे लक्षण मैंने पार्किंसोनिज्म के बताए वो नहीं डेवलप होंगे, जिसमें बॉडी का अकड़ापन होना या फिर बार बार गिरने का संभावना होना, ये सारी चीज़ें पार्किंसोनिज्म में जो होती हैं वो नहीं होंगी। तो तो ट्रेमर्स के बारे में हम बात करें, ट्रेमर्स अनुवांशिक कारणों की वजह से आ सकता है, किसी को थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से आ सकता है। तो फिर अगर आपको सिर्फ ट्रेमर्स हैं और आपको बाकी पार्किंसोनिज्म के लक्षण नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पार्किंसोनिज्म है या पार्किंसंस डिजीज़ है। आप डॉक्टर से मिलें और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करके हम ये देखेंगे या पेशेंट को एग्जामिन करके देखेंगे कि पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ है या प्लेन ट्रेमर्स है, और वो ट्रेमर का कारण क्या है, आनुवांशिक है, थायराइड की बीमारी है या कुछ और है, और उसका इलाज उस हिसाब से किया जाएगा। डॉक्टर पंकज, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं भावना भोपाल से, जिनको सिर दर्द की परेशानी है। जी हाँ भावना जी, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। सर मेरे को क्या सर्वाइकल है और मेरे C5 C6 में डॉक्टर साहब ने मतलब बताया था, तो वो मैंने फिजियोथेरेपी ले चुकी हूँ अभी 1.5 महीने पहले। इसके बाद भी सर मेरी अब वो हाथ में तो पेन कम हो गया है, लेकिन मेरे पैर की उंगलियों में बहुत जलन होती है और मेरे सिर में दर्द होने लगा, मतलब खोपड़ी में ऊपर। ये फिजियोथेरेपी लेने के बाद हुआ है मेरे साथ, और अभी मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ इसी समय, अभी तत्काल में ही। देखिए मैडम, आप एकदम ही अलग कंडीशन के बारे में बात कर रही हैं। ये पार्किंसंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप जो बता रही हैं C5 C6 में आपको प्रोलैप्स है, डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको नेक पेन होगा, सर दर्द नेक से रेडिएट होकर किसी किसी को सर के पीछे की तरफ दर्द होता है। पैर की झुंझुनाहट एक अलग सिम्टम या अलग बीमारी होगी जो अगेन इससे रिलेटेड नहीं है। आपको डिस्क की प्रॉब्लम के लिए जो आपको नेक में पेन होता है, आपको अच्छी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, और आपकी दवाइयों को हो सकता है हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े आपके और आराम के लिए। वैसे ही हेडेक के लिए तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या आपने जिसको पहले दिखाया है उनसे मिलिए, वो आपके दवाइयों की डोजेस को चेंज करके आपको आराम दिलाएंगे। डॉक्टर पंकज, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं RK दुबे, वो अपना सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। जी दुबे जी, पूछ सकते हैं आप सवाल। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे रिलेटिव हैं इंदौर में जी। वो उनका फोटो स्टूडियो है जी। और वो कैमरा टांगे रहते थे, तो उनका बायां जो हाथ है जी उसमें कंपन आ गया जी। और जब भी वो कोई चाय का कप वगैरह पकड़ते हैं तो बहुत हाथ कांपता है उनका। ओह ठीक है। सो दुबे जी, ऐसा है कि अगर सिर्फ एक हाथ कांप रहा है तो ये कितने समय से कांप रहा है? वो काफी समय हो गया, वो कैमरा टांगे रहते थे, उस वजह से कंपन आ गया है। हाँ, तो देखिए, अगर बहुत समय हो गया है और सबसे पहले कैमरा टांगने की वजह से किसी को कंपन नहीं होता, तो ये मिसकंसेप्शन है आप जो सोच रहे हैं। और अगर एक ही हाथ में आया है तो हो सकता है ये सिर्फ एसेंशियल ट्रेमर हो या आनुवांशिक कारणों की वजह से जो ट्रेमर आया है, अगर उनके पिताजी में भी ये था तो हो सकता है ये सिर्फ एक ट्रेमर की प्रॉब्लम हो। और काफ़ी दिन से अगर आपको कुछ और सिम्टम्स नहीं डेवलप हुए हैं पार्किंसोनिज्म के, तो ये पार्किंसोनिज्म ना हो, सिर्फ प्लेन ट्रेमर की बीमारी हो। इसको आप न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, वो आपको समझाएंगे कि ये जो कंपन है इसका क्या कारण है। और अगर ये पार्किंसन नहीं है तो भी एसेंशियल ट्रेमर्स या आनुवांशिक कारणों से आने वाला ट्रेमर जो है उसका इलाज संभव है। कुछ दवाइयों से इसमें आराम होगा और वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक अलग से कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका नाम है नितिन, बिलासपुर से हैं। नितिन जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब, 1 महीने पहले मेरा हाथ फ्रैक्चर जहाँ पे कोहनी हुआ था वहाँ पे जी। पर वो हड्डी अब जुड़ चुकी है, लेकिन वो जगह जो है बेंड हो चुका है और फिजियोथेरेपी करने के बाद भी वो हाथ पे कंपन बना हुआ है, सीधे नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी सलाह जरूरी थी। सो विपिन जी, देखिए, ये आपकी दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका मेरे ख्याल से जो आपका पोस्चर में प्रॉब्लम हुई है प्लास्टर लगाने के बाद, इससे रिलेटेड चीज़ है, जिसके लिए आपके ऑर्थोपेडिशियन या हमको एक बार देखना पड़ेगा कि ये कारण क्या है। जो मैंने अभी तक ट्रेमर्स के कारण डिस्कस किए या कंपन के कारण डिस्कस किए, ये उनमें से नहीं है। ये लाइकली आपके एबनॉर्मल पोस्चर जो आपके हाथ में प्लास्टर लगाने के बाद हुआ है उसकी वजह से है, जो ज़्यादातर फिजियोथेरेपी से ही आराम हो जाएगा।
डॉक्टर पंकज आपसे पूछना चाहूंगी कि पार्किंसंस डिसीज जो है, क्या इसका खान पान का भी असर पड़ता है? मतलब अगर कहा जाए कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिसके कारण ये रोग हमें हो सकता है। हाँ शुभांगी, ये जो पार्किंसोनिज्म है जिसमें हम 4 लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली कुछ गलत खानों की वजह से हो सकता है, इंक्लूडिंग खान पान में नहीं, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर इंसेक्टिसाइड से हुआ है, वो आपके खाने में मिला है, जो कुछ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं खेतों में, तो कुछ पॉइजनिंग्स की वजह से ऐसा हो सकता है, पार्किंसोनिज्म डेवलप होता है। अगर हम लोग कुछ ऐसी दवाई खा रहे हैं, उल्टी की एक दवाई जिसको मीटोक्लोप्रामाइड बोलते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को पार्किंसोनिज्म होता है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, जैसे प्रो मोटिलिटी ड्रग्स, लीवोसल्प्यूराइड करके कुछ दवाइयाँ आती हैं इस क्लासिफिकेशन की, जो आपको पार्किंसोनिज्म दे सकती हैं। तो ये हो गया दवाइयाँ और टॉक्सिन्स जो हमको पार्किंसोनिज्म करवा सकते हैं, जो हमें खाने से होती हैं। दूसरी चीज़, हमारे पार्किंसोनिज्म की वजह से हमको खाने पीने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपको पार्किंसोनिज्म हुआ है तो फिर आपके खाने की स्पीड कम हो जाएगी। आपको कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो एडवांस पार्किंसंस डिजीज़ या कुछ न्यूरोडिजेनरेटिव पार्किंसंस सिंड्रोम्स में हम लोगों को खाने में, निगलने में तकलीफ़ होती है, वो कई बार सांस की नली में जाने की संभावना होती है। इस तरीके से खान पान और पार्किंसोनिज्म का रिलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, निपू छत्तीसगढ़ से। जी, आप सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बोलिए। मेरी मम्मी को पार्किंसन डिसीज है जी। अभी कुछ समय से। मेरी माताजी का जो है एक साइड वो ज्यादा ही काम नहीं कर रहा है, और अन्य जैसे दवाइयां हैं वो चल रही हैं, जैसे कि सिंड्रोपा प्लस है ना, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी मतलब राहत नहीं है। तो अब आप थोड़ा बताएं कि और किस तरीके से मेडिसिन सब ले सकते हैं और कुछ। हाँ, तो देखिए, डेफिनेटली आपकी माताजी को पार्किंसंस डिजीज़ है, क्योंकि आपने बताया कि एक तरफ का अलंग ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। अब इसका क्योर नहीं है, तो कोई भी डॉक्टर मेडिकेशन देगा, इससे आपके पेशेंट का पूरा इलाज हो जाएगा, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी, ये संभव नहीं है। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है या समय बीतता जाता है, वैसे वैसे दवाइयों की डोजेस भी बढ़ती चली जाती हैं। तो हम लोगों को, आपकी मदर को अगर सिम्टम्स रिलीफ़ नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली सिम्टम्स रिलीफ़ नहीं होंगे, आराम होगा, जिससे कि वो, हम डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि आपके सिम्टम्स में इतना आराम आ जाए कि आपका पेशेंट अपनी काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो दवाइयाँ आपकी डिजीज़ के हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी, और अगर ये बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब ये डिजीज़ से नहीं कंट्रोल, दवाई से नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर एक ऑपरेशन होता है, वो किया जा सकता है इसके आराम के लिए। तो आपके मदर को अगर चलने फिरने में या अपने रूटीन काम करने में आराम नहीं हो रहा है इन दवाइयों की वजह से, तो डॉक्टर से मिलिए, वो आपके डोजेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे आपको आराम होगा। हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं बुधनी से। जी निधि, आप पूछ सकती हैं आपका सवाल। बताइए निधि। जी मैम, सर मैं ये बोल रही थी कि मेरे पापा जी हैं, उनको चलने में प्रॉब्लम आती है। वैसे तो वो पकड़ के चल लेंगे, कितना भी दूर आप चला लेंगे, चल लेंगे, बट अगर वो अपने वजह से अपने से चलना चाहें तो वो 10 फीट भी नहीं चल पाते, कांपते हैं, लगता है उन्हें चक्कर आ रहे हैं, गिर जाएंगे। कितने समय से है? सर 3 साल हो गए उनको कंटिन्यू। हाँ, सो निधि, आपको अभी जैसे आपने बताया चलने में प्रॉब्लम है, गिरने की संभावना बनी रहती है, तो ये वन ऑफ द पार्किंसोनिज्म का सिम्टम है। ये पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है या उसके वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो हमको आपके फादर को देखना पड़ेगा कि कोई और तो कारण नहीं, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ से मिलते जुलती बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें आपने जो लक्षण बताया आपके पिताजी में कि चलते चलते अनस्टेबल लगते हैं, अनस्टेडी लगते हैं, गिरने का डर रहता है, उन सारी चीज़ों के लिए उनको एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है हमको एक स्कैन करना पड़े, आइदर CT स्कैन या MRI, और देखना पड़े कि इसका कोई रिवर्सिबल कारण है कि नहीं, क्योंकि पार्किंसंस में तो इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है। तो आप डॉक्टर से ही मिलें, ये ज़रूरी है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, शाकिर। जी शाकिर, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं बोरा समाज से हूँ, एज 66 है, 66। मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत वाइब्रेशन होता है,
और चाय का कप भी नहीं पकड़ पाता हूँ। आजकल तो डिस्पोजेबल में देते हो तो ले ही नहीं पाता हूँ। बोलने में कभी कभी जबान लड़खड़ाती है। ये वैसे हमारा खानदानी है और मुझे पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा हो रहा है सर। तो कोई दवाई चल रही है? नहीं सर, अभी तक तो किसी से मैंने ट्रीटमेंट लिया नहीं है और ना ही किसी से। जी, तो अगर आप बोल रहे हैं खानदानी है, आपके पिताजी को भी था, तो और अगर ये हम इसका इलाज भी यूजुअली शुरू नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपको तकलीफ होने लगी आपके डेली मर्रा के कामों में। तो अगर आपको ये तकलीफ होने लग गई है, चाय का कप हिलने लग गया है, तो कुछ दवाई हम शुरू कर सकते हैं जिससे ये हिलना कम हो जाएगा और आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो हॉस्पिटल में आइए, हमसे मिलिए, डॉक्टर से मिलिए और हम कोशिश करेंगे इसको कम करने की। दवाई शुरू करनी पड़ेगी। डॉक्टर पंकज, आपसे जानना चाहूँगी कि पार्किंसंस जो डिसीज़ है, आपने जिक्र किया डिसीज़ का, क्या ये किसी को भी हो सकती है या फिर उम्र दराज लोगों को ही होती है ये? जी, पार्किंसन डिजीज़ जो है ये एल्डरलीज में ही होती है। लगभग मिडिल एज आप बोल दीजिए, 50 के ऊपर की ही डिजीज़ है इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसंस रोग। लेकिन कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से, मैं हेरिडिटरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेनेटिक बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये पिताजी में हो, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस जो कि जन्मजात कुछ जीन्स में प्रॉब्लम्स की वजह से किसी किसी को पार्किंसंस डिजीज़ जल्दी भी आ सकती है। तो जो पार्किंसंस डिजीज़ 45 साल के पहले आती है, हम उसको यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं, YOPD, जिसके लिए ट्रीटमेंट लगभग ऐसा है, लेकिन हम कुछ समय बाद हम लोगों को ट्रीटमेंट पे काफ़ी अग्रेसिव होना पड़ता है। तो पार्किंसंस डिजीज़ यूजुअली एक एल्डरली के साथ आने वाली बीमारी है। 95 to 96% केसेस में ये एल्डरलीज 50 के ऊपर आने वाली बीमारी है। डॉक्टर पंकज, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या दवाओं से इसका इलाज संभव है या फिर इसके लिए कोई सर्जरी भी की जाती है? जी, मैंने बताया कि पार्किंसंस डिजीज़, जो पार्किंसंस रोग हम बात कर रहे हैं, ये दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूजुअली ये पार्किंसंस डिजीज़ डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये एक तत्व है जो हमारे दिमाग में कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। तो हम दवाइयों से ये डोपामिन बाहर से देते हैं, जिससे कि पेशेंट को सिग्निफिकेंट आराम मिल जाता है। जैसे जैसे अब ये बीमारी चलती जाती है, डोपामिन की डेफिशिएंसी दिमाग में बढ़ती चली जाती है, हम बाहर से गोलियां का डोज बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दवाई के लक्षण, दवाई के साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं और इफ़ेक्ट कम होने लगते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उस केस में हम उसको एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चीरफाड़ वाला नहीं होता, सिंपल ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें ये सोफिस्टिकेटेड होता है, लिमिटेड सेंटर्स पे होता है, जिसमें हम लोग दिमाग में एक स्टिमुलेशन करते हैं, जिसको हम DBS बोलते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिससे कि पेशेंट को आराम होता है, दवाइयों के डोजेस कम हो जाते हैं और संभवतः कुछ बहुत सारे केसेस में वो इंडिपेंडेंट फॉर एक्टिविटीज़ हो जाता है अपनी डेली लिविंग के लिए। तो जो सर्जरी है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि परफॉर्म की जाती है। तो डेफिनेटली मेडिसिन और सर्जरी, लेकिन सर्जरी एडवांस्ड केसेस में। हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूनम शुजालपुर से। जी पूनम, आप सवाल कर सकती हैं। सर नमस्ते, मैं पूनम बोल रही थी। बताइए पूनम। नमस्ते सर, मेरी मदर को कभी कभी है ना, गर्दन उनकी बहुत ट्रिमर करती है। उनको फिर टोकना पड़ता है मुझे कि आपकी गर्दन हिल रही है तो आप मम्मी उस पर ध्यान दो। तो वो उस समय जब ध्यान देती है तब तो वो कंट्रोल हो जाती है, पर जैसे अगर उनको कोई टोके नहीं तो उनकी गर्दन बहुत ट्रिमर करती है, हिलती रहती है पूरे समय। ये कितने साल से है? सर ये अभी 1 साल से हुआ, पर इनको जैसे कभी कभी होता है, मतलब 1-2 दिन में 1-2 बार ऐसा हो जाता है उनको। हाँ, तो देखिए ये लाइकली एसेंशियल ट्रेमर है, लेकिन ये अर्ली पार्किंसनिज्म भी हो सकता है। तो ट्रेमर सिर्फ हाथों में ही नहीं होता, सिर्फ पैरों में नहीं होता। कुछ लोगों का फर्स्ट प्रेजेंटेशन सर का ट्रेमर ही या हेड ट्रेमर्स हम बोलते हैं, ये हो सकता है। इसके लिए आपको एग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको एसेंशियल ट्रेमर है या मतलब अनुवांशिक आने वाला जो ट्रेमर होता है, या अर्ली पार्किंसनिज्म है, जो कि अभी अभी ट्रेमर के साथ शुरू हुआ है और उसके आगे के लक्षण पार्किंसनिज्म के फ्यूचर में डेवलप होने वाले हैं। तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा है और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। हमारे अगले कॉलर रामू जुड़ चुके हैं जबलपुर से। जी रामू, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ सर मेरा पूरा शरीर वाइब्रेशन होता है। जी।
हाँ, और काफी दिन से है सर। क्या उम्र है आपकी? हेलो। हाँ, क्या उम्र है और कितने समय से हो रहा है ये? 42-43 साल की, और बचपन में एहसास नहीं होता था, लेकिन अभी ज्यादा एहसास होगा। पूरा अच्छा। शरीर वाइब्रेशन करता है। और कोई लक्षण जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में डिस्कस किए, जैसे अगर मैंने जो बाकी डिजीज के लक्षण डिस्कस किए जिसमें एक ब्रैडी हाँ सर, पूरा शरीर वाइब्रेशन, गाड़ी भी चलाता हूँ तो उसमें भी कंपन होती है। बल्कि मेरा यहाँ नागपाल सर के यहाँ से इलाज चल रहा है 2009 से। देखिए तो सर देखिए अगर पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है और आपकी उम्र कम है तो लाइकली आपको पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है। अगर आप अभी भी गाड़ी चला पा रहे हैं पूरी बॉडी के ट्रेमर्स होने की वजह से, तो आपको पार्किंसनिज्म ही नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ये इसका कोई और कारण है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करेंगे। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि पार्किंसंस डिसीज़ जानलेवा बीमारी भी है? ऐसा कहा जाता है कि पार्किंसंस डिसीज़ जो है वो बहुत आम लगती है सुनने में कि हाथ काँप रहे हैं या गर्दन काँप रही है, लेकिन क्या ये जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है? देखिए, ये बीमारी ये बीमारी कभी जानलेवा नहीं होती। ये आपकी मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, आपके चलने फिरने उठने बैठने को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ती है, हम लोगों का कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, मतलब हमारी मानसिक प्रॉब्लम्स हमको डेवलप होने लगती है, हमारी सोच इफेक्ट होने लगती है। बस पार्किंसनिज्म यही करता है। ये कभी भी जानलेवा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में या एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज़ में धीरे धीरे जैसे जैसे पार्किंसंस बढ़ता चला जाता है, अब आप बेड बाउंड हो जाते हैं, अब आप चल नहीं पा रहे हैं, बेड के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप खाना निगल नहीं पा रहे हैं। तो इस केसेस में कई बार आपको ट्यूब्स लगवानी पड़ती हैं जो आपको फीडिंग में हेल्प करती हैं, आपको यूरिन के लिए आपको यूरिन ट्यूब लगवानी पड़ती है। तो इन्फेक्शंस के रिस्क होते हैं जो कि आपकी एडवांस पार्किंसंस में होता है। तो इन सारे केसेस में हम लोगों को जानलेवा इन्फेक्शंस के बाद यूजुअली पेशेंट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट हमको पार्किंसंस की वजह से हमको कोई जानलेवा खतरा नहीं है। इन्फेक्शंस जो कि एडवांस पार्किंसंस डिजीज़ में होते हैं, उस केसेस में ही जानलेवा। तो जिनको पार्किंसंस डिसीज़ है उनकी अगर बात करें तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए उनको? जी, हम लोगों को जो भी डॉक्टर्स ने दवाई दी है, पार्किंसंस डिजीज़ में हम लोगों की जो दवाइयाँ होती है बहुत ही टाइम स्पेसिफिक होती हैं। ये जो डॉक्टर आपको टाइम देगा 7 AM मतलब 7 AM, 11 AM मतलब 11 AM, उस टाइम से आपको दवाई लेनी है। वो दवाइयों को पूरे दिन में बांटते हैं। आपकी सिर्फ 2 डोज या 3 डोज नहीं होती, कई बार आपको 4 या 5 बार डोजेस लेनी पड़ती हैं। तो वो डोजेस को बहुत टाइम स्पेसिफिक आप खाइए। रेगुलर फिजियोथेरेपी कीजिए जिससे कि आपका शरीर लचीलापन बना रहे। और फाइनली पॉजिटिव रहें। योगा जो है वो हेल्प करता है शरीर को लचीलापन बनाए रखने के लिए। कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज भी आपके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताएंगे। इन सब चीज़ों का फॉलो करना है। जब भी आप किसी नए डॉक्टर से मिलें तो आप बताइए कि आपको पार्किंसंस डिजीज़ है, वो आपकी दवाइयाँ उस हिसाब से देंगे और सो दैट वो आपकी पार्किंसनिज्म को बढ़ाए ना। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ उल्टी की दवाइयाँ हैं या कुछ प्रो मोटिलिटी ड्रग्स हैं, हाथ के अच्छे मूवमेंट्स के लिए दी जाती हैं, वो पार्किंसनिज्म को वर्सन कर सकती हैं। तो जब भी आप डॉक्टर से मिलिए बताइए मेरे को पार्किंसंस डिजीज़ है, सो दैट वो आपकी वो दवाइयाँ नहीं देगा जिससे कि आपके पार्किंसनिज्म वर्सनिंग होगी। तो इन बातों का ख्याल रखना है और कोई बात नहीं है। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमें इतनी खास जानकारी दी, क्योंकि पार्किंसंस ऐसी डिसीज़ है जिसको लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है अगर हम इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभांगी। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।